ऑल, मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बीएससी नंबर 3 की एक प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको हर कंसेप्ट इन डिटेल में क्लियर करूँगी। तो इस सीरीज में आपको नंबर 3 क्लियर करूँगी। मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ कि बीएससी के लिए, बिकॉज बीए स्टूडेंट जिनके पास मैथ होता है उनको भी नंबर 3 आती है। आप किस स्ट्रीम से है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कौन ये नंबर 3 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 3, जिसका फर्स्ट डे होगा हमारा डिविजिबिलिटी पे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन और उसकी 11 प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। ये एवरी कंसेप्ट इन ब्रीफ में बताऊंगी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी में हमारे पास ये 11 प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम वन बाय वन समझेंगे। मैंने ये 11 प्रॉपर्टीज एक बार लिख दी हैं। इसी वीडियो के अंदर हम ये सारी 11 की 11 प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन इन सब 11 प्रॉपर्टीज को करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है? ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है हमने डिविजिबिलिटी क्या होती है, बट फिर भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सारा कंसेप्ट, और फिर हम वन बाय वन इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जब भी मैं डिविजिबिलिटी की बात करूंगी तो हमारे पास दो वैल्यूज हमेशा हम लेके चलते हैं, ए और बी वैल्यू। सो ए इज डिविजिबल बाय बी, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज डिविजिबल बाय बी, ठीक है। या फिर बी इज डिवाइजर ऑफ, बी इज डिवाइजर ऑफ ए। बी क्या है? डिवाइजर है ए का। बी इज डिवाइजर ऑफ ए। इन दोनों को लिखने का ढंग क्या होता है कि ए इज डिविजिबल बाय बी। अब इसको नंबर से समझते, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ए इज डिविजिबल बाय बी क्या मतलब है, या फिर ए डिवाइड्स बी क्या मतलब, क्या है इसका। फॉर एग्जाम्पल को एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। तो इसको क्या लेके चलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? 2 इज डिविजिबल बाय 4। इसको जो इसका वे है लिखने का, इसको हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे? 4/2 लिखेंगे। तो 2 क्या हो गया हमारा? 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो 2 2 जा 4, ये डिवाइड कर रहे हैं ना कंप्लीटली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं इसको? 2 इज डिविजिबल बाय बी, ठीक है। और यहाँ पे भी ए डिवाइड्स बी। इसको बोलने के अलग अलग ढंग है, हम अपने हिसाब से बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हो? एक ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड कर रहा है बी को। ए और बी के एग्जांपल लेके चलो 2 और 4 के। तो इसको लिखने का ढंग हमेशा कैसे लिखेंगे? बी बाय ए लिखेंगे, ठीक है। तो 2/4 एग्जाम्पल ये 4/2 डिवाइड कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होती है? डिविजिबिलिटी की। अब डिविजिबिलिटी में एक चीज आती है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो कोई एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता होगा हमारे पास, ठीक है। कोई भी एक इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा हमारे पास। हम मान के चलते हैं कि वो इंटीजर क्या है हमारे पास? कुछ के है। तो अभी मैंने इसको बताया ना आपको कि इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बाय ए होता है। तो अगर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है तो हम इसको क्या से लिखेंगे? बी इज इक्वल्स टू ए ऑफ के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, जेंट, एनी इंटीजर। ओके, इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। ये जेड क्या होगा? मैंने कोई साइन नहीं बनाया यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये इंटीजर कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी। के क्या होगा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो बी को हम कैसे लिखेंगे? ए डिवाइड्स बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बी इज इक्वल्स टू ए ऑफ के। ये चीज अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये चीज जो भी हम प्रॉपर्टीज करेंगे 11 प्रॉपर्टीज, उन सब में ये ही बोलूंगी मैं बार 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 बार, ठीक है। और इसी का ही यूज करूंगी। तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए डिवाइड्स बी तो हम बी इज इक्वल्स टू ए ऑफ कोई कांस्टेंट आएगा। कैसे आया ये कांस्टेंट, इसको समझे। मैंने बताया था कि ए डिवाइड्स बी, उसको क्या से लिख सकते हैं? 4/2। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4। इधर ले आऊंगी 2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये 2 आ रहा है ना मेरे पास आंसर। तो मीन्स कोई कांस्टेंट आ रहा है ना मेरे पास। तो इज इक्वल्स टू के, मीन्स कोई भी इंटीजर हमारे पास इसकी वैल्यू देगा।
तो इसका मतलब b बाई ए इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, इसी वजह से डिविजिबिलिटी कहा जाता है। सो जब भी आपसे डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोलूंगी थ्योरम्स में। सो डिविजिबिलिटी क्या करेगी, अगर a डिवाइड्स b तो b इज इक्वल्स टू a ऑफ सम कांस्टेंट दैट वी विल सपोज एज k, ठीक है, उसको हम कोई k नाम से सपोज कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन समझ आ गई हो। अगर कोई डाउट्स होंगे यहाँ तक तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए अभी, ताकि आपके डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर होते रहें, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी हमारी 11 प्रॉपर्टीज की। सो जिसमें हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है कि a जो है वो डिवाइड करता है 0 को। इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, अब हमारे पास अगर a नॉन जीरो नंबर है तो a को अगर मैं किसी जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये कुछ नहीं उठाया, हमें ये तो प्रूव करना है, ठीक है, हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सपोज किया कोई a जो बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया कि a को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई, ये डॉट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या देगा, वो 0 देगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, मैंने डिविजिबिलिटी की क्या बताई थी आपको कि जो b होगा वो इज इक्वल्स टू होगा a ऑफ k, मैंने ये बताया था। अब दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो a का तो a लिख दिया, अब 0 क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे k बन गया, और ये वाला 0 क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे b बन गया। और इसके अकॉर्डिंग इसको मैं, एक तरीका और है ना लिखने का, इसको मैं a मॉड ऐसे लिख सकती हूँ, a डिवाइड्स b ऐसे लिख सकते हो, हाँ। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये चीज a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो a ऊपर आएगा, a ऊपर आ गया, ठीक है, डिवाइड्स b हमारा क्या था, ये बन गया था b, ये क्या है 0, तो होगी ना प्रूफ। बहुत इजी वे था इसको प्रूफ करने का, हमें सिर्फ a डिवाइड करता है 0 को, इसको प्रूफ करना था। कैसे किया हमने कोई a सपोज कर लिया क्योंकि इसके अंदर a था, अब इसके अंदर 0 भी थे तो हमें 0 के साथ भी खेलना था। तो हमने कैसे खेला, a मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0, अब ये तो 2 इधर आ गए, एक इधर बन गया, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। इसको कंपेयर किया, b की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, राइट। तो अब मैंने इनको कैसे लिख सकती थी मैं, a डिवाइड्स b, तो b तो ये है हमारा, a ये था, a डिवाइड्स 0, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी। नहीं आई तो आप कमेंट में कमेंट करना इसी प्रॉपर्टी पे नंबर लिख के कि मैम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ नहीं आई मुझे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1 डिवाइड्स a, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, a को। अब हम पहले हमने 0 से खेलना, अब हम a से खेल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। अब a को फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि a क्या है, कोई इंटीजर मान लिया हमने, ये तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो a को कोई इंटीजर माना, अब मैं क्या, a को मैं लिख सकती हूँ a इंटू 1, क्या फर्क पड़ेगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो नंबर तो वही रहता है। अब a को मैंने लिख दिया a इंटू 1 लिख दिया, अब ये हमारा क्या बन गया। अब इधर ध्यान दो कि जो ये 1 है वो यहाँ पे हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और ये a है वो हमारा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे थ्योरम क्या कहती है कि b इज इक्वल्स टू a के, मीन्स a डिवाइड्स b, यही होती है। तो इसका मतलब जो अगर मेरे पास इस फॉर्म में अब, तो मतलब ये a है ये b है, तो इसका मतलब हमारे पास कैसा होना चाहिए अगर मैं इसको लिखूंगी तो, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ए बी में कंफ्यूज मत होना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसको, हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई b इज इक्वल्स टू a के, ऐसा करके लिखते हैं हम। तो बाय डेफिनेशन में क्या लिख सकती हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या मैं 1 बाय a लिख सकती हूँ, क्या मैं 1 बाय a लिख सकती हूँ। 1 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे a, ये मैंने कांस्टेंट मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। अगर इसको मैंने b मान लिया, कंपेयर करने के लिए माना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने कंपेयर करने के लिए माना है। इसको a माना, इसको k माना और इसको b माना, तो b इज इक्वल टू a को
ए के, इसको हम क्या लिखते हैं, ए बाई बी। अब ए क्या था हमारे पास 1, बी की वैल्यू क्या आई थी ए, तो 1 बाई ए आ गया आंसर हमारे पास। थ्योरम सॉल्व होगी, इजी थी। कोई डाउट कमेंट में कमेंट करना साथ के साथ, कोई डाउट होगा आपके पास। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि ए डिवाइड्स ए, बहुत इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। जो सेकंड में करवाई थी, सेकंड में भी मैंने क्या करवाया, ए को मैं लिख सकती हूँ ए डॉट 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले मैंने 1 माना था यहाँ पे, अब मैं बाई डिविजिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहती है डिविजिबिलिटी, कि इनमें से कोई एक लो, यहाँ पे मोड ये नीचे आ जाएगा इनमें से। अब पहले मैंने 1 को ए माना था, अब मैंने ए को ये मान लेती हूँ, ठीक है। तो ए, ये वाला ए और ये वाला ए यहाँ पे होगी प्रूफ, कुछ भी नहीं करना था डिविजिबिलिटी का। सिंपल लिखो यहाँ पे बाय डिविजिबिलिटी, वी नो डिविजिबिलिटी, सो बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम, बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन, सॉरी बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन। ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि अगर a डिवाइड्स b तो b इज इक्वल्स टू a के, और वाइस वर्सा भी ये होगा कि अगर b इज इक्वल्स टू a के है तो उसको मैं क्या से लिख सकती हूँ, a बाय b। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, इसका एक उठाया इधर और ये इधर, वैसे ये 2 मल्टीप्लाई में थे, ये इधर ये इधर। सिंपल, बहुत ही इजी थ्योरम थी ये भी। नेक्स्ट थ्योरम पे बात करें अभी हम, फोर्थ पे आते हैं हम। a डिवाइड्स 1 इफ एंड ओनली if and only if a is equals to plus minus of 1। अब इसको चीज को प्रूव करते हैं हम क्या मान के चलते हैं कि a डिवाइड करता है 1 को, इफ एंड ओनली इफ, इस चीज को हम प्रूव कर देंगे। जब भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक साइड को मान के चलो, दूसरी साइड को प्रूव कर दो, या फिर इस साइड को मान के चलो, इस साइड को प्रूव कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। मैं मान के चलते हूँ इस साइड को कि a डिवाइड्स करता है 1 को, अगर a डिवाइड करेगा 1 को तो बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आज ही करवाई है, तो मैं कल से याद नहीं करवाऊंगी इन चीजों को, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू a के, a डिवाइड्स b, तो मैं b को नीचे वाले को इज इक्वल्स टू इसके कांस्टेंट के, नीचे वाले को 1 को इक्वल टू a, ऊपर वाला a और इसका कोई कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है वो बिलोंग करता है किसी इंटीजर को, ठीक है। अब 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a के आ गया, क्या मैं a को नीचे ले आऊं, 1 बाई a इज इक्वल्स टू ऑफ k। अब k हमारा क्या है, k किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। अगर k इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो 1 बाई a भी इंटीजर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये किस में पड़े हैं, इक्वल में। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ, इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर इधर 5 टॉफीज है तो इधर भी 5 टॉफीज है, तभी ये चीज इक्वल होगी। अगर इधर पॉजिटिव नंबर है तो इधर भी पॉजिटिव नंबर है, तभी चीज इक्वल होगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर k हमारा इंटीजर है तो 1 बाई a भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। a होगा वो हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, वो इंटीजर में आएगा ही नहीं, वो इंटीजर में आएगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर 1 बाई a इंटीजर है तो a को इफ एंड a 1 बाई a इज इंटीजर, इफ एंड ओनली इफ कब इंटीजर हो सकता है, जब a की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। a की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 होगी तभी ही हम बोल सकते हैं कि 1 बाई a क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर a डिवाइड्स 1 करता है, इफ एंड ओनली इफ a की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। आपको सिखाती हूँ a डिवाइड्स b, तो सिंपल डिविजिबिलिटी थ्योरम लगा दो, b इज इक्वल्स टू a के, b डिवाइड c, डिविजिबिलिटी थ्योरम, c इज इक्वल्स टू b के। अब दोनों में k कर दिया तो इसको हम k1 मान लेंगे, इसको k2, सेम चीज नहीं रखते हम, ठीक है, सेम नहीं रखते, सेम से हमें एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, सेम नहीं रखते हम। अब हम क्या करते हैं, c इज इक्वल्स टू b k2 है ना, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a k1 पुट कर दी, k2 का k2 रख दिया, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, इनको एक मान लो, इनको मैंने k मान लिया, वेयर, ठीक है, इनको k माना तो वेयर k इज इक्वल्स टू k1 है k2, इन दोनों कांस्टेंट है, दोनों को एक मान लेते हैं। तो यहाँ से फिर डिविजिबिलिटी थ्योरम लगा दो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी थ्योरम सिखाई आपको, c इज इक्वल्स टू a ऑफ k,
सी इज इक्वल टू ए ऑफ के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, इधर वाला ए है, इधर वाला ए है, ये तो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, उल्टे, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, तो ए डिवाइड सी, प्रूफ हो गया। बहुत ही इजी थ्योरम, बहुत ही। इसको भी लिखा, इसको भी लिखा, वैल्यू पुट कर दी, सी इज इक्वल टू ए के आ गया, डिविजिबिलिटी थ्योरम लगा दी, ए डिवाइड सी, कंप्लीट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम हमारी आ जाती है अब सिक्स्थ थ्योरम। क्या कह रही है कि अगर ए डिवाइड्स करता है बी को, दैट इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी सी फॉर एनी इंटीजर सी, सी बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, सी कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, अगर ए डिवाइड्स बी करता है तो क्या बाय डिविजिबिलिटी में लिख सकते हो, बी इज इक्वल्स टू ए ऑफ के, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब सी को हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, दोनों साइड सी मल्टीप्लाई कर दो, बी सी इज इक्वल्स टू ए के सी। अब ये दोनों कांस्टेंट है, इनको एक मान लो, बी सी इज इक्वल्स टू ए ऑफ, इनको कांस्टेंट मान लिया मैंने, कोई के वन मान लो, चलो ठीक है, वेयर के वन इज इक्वल्स टू के सी। ठीक है, के वन इज इक्वल्स टू के सी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, एक कांस्टेंट, ये क्या बन गया अब हमारा एक कांस्टेंट। ये ए है तो ए इधर ले आते हैं, डिवाइड करेगा इसको पूरे को, बी सी को, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ए डिवाइड्स बी सी, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। एम किसी इंटीजर को बिलोंग करेगा, एम बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये कर सकते हो आप, ये इजिली कर सकते हो। ए डिवाइड्स बी, क्या मैं लिख सकती हूँ बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन, बी इज इक्वल्स टू ए के, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूं, एम, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, एम। मैं क्या देख रही हूँ, आप ये देखो ना, मैं क्यों एम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर में एम चाहिए, मैं एम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एम बी इज इक्वल्स टू ए, इधर कर लेती हूँ मैं, एम के, इनको इकट्ठा कर देते हैं, ये क्या बन गए, कॉन्स्टेंट बन गए ना। बट मुझे ए के साथ एम चाहिए था, सॉरी, मैं क्या करती हूँ अभी, इसको कर लेते हैं हम एम ए, और ये कांस्टेंट बना देते हैं के, फिर डिविजिबिलिटी की लगा दें डेफिनेशन, इसको इधर ले आते हैं, एम ए डिवाइड्स एम बी, वेयर के क्या हो गया हमारा एक इंटीजर, डिविजिबिलिटी की क्या लगी डेफिनेशन, हो गया प्रूफ। सबसे इजी थी और सबसे इजी प्रॉपर्टीज है ये सारी डिविजिबिलिटी की, बहुत ही इजी है। सभी प्रॉपर्टीज को आप याद रखना, बिकॉज ये आगे जाके हमारे काम आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही बात, फिर आप बोलोगे मैम दोबारा वही चीजें बोल रही हो, तो मैं लिख दूं फटाफट, डी इज इक्वल्स टू ए के, इसको लिख दूं डी इज इक्वल्स टू सी के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बी डी या फिर ए सी को इकट्ठा करना है। अब आप मेरे को इधर देखो ध्यान से, इधर बी है इधर डी है, दोनों को इकट्ठा करना है। इकट्ठे में क्या कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, बी डी दोनों को इकट्ठा कर दिया, ए के और इसकी वैल्यू सी के, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर दी, दोनों साइड मैंने बोला था ना आपको अलग अलग वैल्यू लेके चला करो, मैं यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू लेती हूँ, के वन और के टू के। ठीक है, ले ली मैंने। यहाँ पे क्या है, बी डी इज इक्वल्स टू ए और सी इकट्ठा चाहिए, तो ए और सी को मैं इकट्ठा कर दूं, और के वन और के टू ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ये हमने पहले भी की थी, ये ऐसे कुछ किया था हमने, राइट। तो इसको मैं के को सपोज कर लेती हूँ, के क्या है हमारे पास, के वन और के टू है, तो इसको के लिख दो, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी ऑफ के। फिर बन गई ये तो डिविजिबिलिटी वाली बात बन गई, ए सी सम कांस्टेंट, ए सी इधर डिवाइड्स बी डी, वेयर के क्या हो गया हमारा पास, कांस्टेंट, होगी प्रूफ। ये तो बहुत इजी थी, हमें क्या याद रखना पड़ा, सिर्फ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में करवाई थी, बहुत ही इजी थ्योरम थी। चलो नाइन्थ प्रॉपर्टी, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए होगा वो इक्वल टू होगा प्लस माइनस ऑफ बी के। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड बी डिवाइड करता है ए को, अब हमें इस चीज को क्या करना है, प्रूफ। अरे मैम आप बार बार वही लिख रहे हो मैम, बहुत हो गया, हम अक गए मैम, मैम खुद अक गई है बार बार बोल के, तो मैंने ही बोल रही हूँ। मैंने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू ए के वन, ए इज इक्वल टू बी के टू, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू फिल कर दूंगी मैं, ए के वन के टू, ए इज इक्वल टू ए ऑफ के वन के टू को मान लू मैं के वन के टू को मान लू मैं के। ध्यान से सुनो इस बात को, मैं क्या बोल रही हूँ, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया।
अब जो a होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, a जीरो नहीं होता, a इक्वल टू a है, a तो जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है। अब k हमारा क्या इंटीजर है, तो k को मैंने क्या मान लिया, k1 क्या मान लिया, k1 k2, k को मैंने क्या मान लिया, k1 k2, ठीक है। तो अब हमारा a इक्वल टू a कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से सुनो, a इक्वल टू a कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। क्या मैं सही बोल रही हूँ। अब a इक्वल टू a, एक और नंबर मान के चलो ना, 4 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ कोई कांस्टेंट है, 4 इक्वल टू 4 कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी 1, जीरो तो होगी नहीं, फिर वो जीरो बन जाएगा, इधर इधर 4 बन जाएगा, नहीं होगी। कुछ और नंबर लेके देखो, नहीं होगी, सिर्फ k की वैल्यू अगर 1 होगी तभी 4 इक्वल टू 4 होगा। करेक्ट कह रही हूँ मैं। तो इसका मतलब k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू 1 है तो मतलब k1 और k2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ, k1 और k2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। क्या मैं इस पे डिविजिबिलिटी लगा दूं, क्या मैं इस पे डिविजिबिलिटी लगा दूं, इस पे डिविजिबिलिटी कैसे लगेगी, कांस्टेंट अब हमारे पास आ गया, इस पे डिविजिबिलिटी क्या लगानी है, जो कांस्टेंट जो अकेला होता है ना वो नीचे आता है, वैसे ये ध्यान रखा करो, इनमें से कोई भी उठा लो, k2 उठा लिया मैंने, k2 डिवाइड्स 1, अगर k2 1 को डिवाइड करेगा, k2 अगर 1 को डिवाइड करेगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग से, अगर 2 डिवाइड्स 4, तो इसका मतलब मैं क्या कैसे लिखती थी, 4/2 लिखती थी इसको, कि ये डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। अब k2 डिवाइड्स 1 का मतलब क्या है, k2 डिवाइड्स 1 का मतलब क्या है 2, k2 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 1, k2 k जो k2 है वो 1 को कब डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, हम कब काट सकते हैं इसको, जब k2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, सिर्फ 1 पे, प्लस या माइनस 1 पे, अदरवाइज तो ये कट नहीं करेगा। मैं मान लो k2 की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 2 है, कट नहीं करेगा, 3 है नहीं करेगा, सिर्फ एक 1 है जो इसको कट कर सकता है, या फिर एक -1 है। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज k2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ऑफ 1, k2 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस ऑफ 1, k2 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दूं a इज इक्वल्स टू b ऑफ k2 की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 1, तो ये बन गया a इज 1 के कोई वो होता ही नहीं, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं उस वैल्यू को, प्लस माइनस ऑफ b, क्या प्रूफ हो गया, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ b हो गया। शायद डिफिकल्ट लगा हो थोड़ा सा, चलो इजी बना देते हैं हम आपके लिए। क्या a डिवाइड करता था b को, हमें डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पता है, हमने लगा दी b इज इक्वल्स टू a(k1), b डिवाइड करता है a को, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पता है, लगा दी हमने, b की वैल्यू आई थी, b की वैल्यू पुट कर दी, इनको कांस्टेंट बना दिया, k आ गया हमारे पास, ठीक है k आ गया। अब a इक्वल टू a कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, k की वैल्यू क्या होगी 1, अब k क्या था हमारे पास k1 k2 था, हमने यही सपोज किया था, अगर k1 है तो दैट मीन्स k1 k2 भी 1 होगा, k1 k2 भी 1 होगा। यहाँ से हमने क्या निकाला कि ये तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन फिर लग सकती है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे कि जो k2 है या k1 है कुछ भी मान के चलो, k2 है वो डिवाइड करेगा 1 को, करेगा, अब k2 डिवाइड 1 करता है तो हम इसको ऐसे लिख दें 1/k2, तो कब डिवाइड करेगा, जब k2 की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस होगी 1 या -1 होगी, आप लगा के देख लो कोई और वैल्यू, आप करके देख लो, 2 या 3 करके देखो, मैंने अभी करके दिखाई, नहीं हो रही, डिवाइड ही नहीं हो रहा, डिवाइड होना चाहिए क्योंकि नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं, k क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का मतलब प्लस -1 इंटीजर्स नंबर, तो इसका मतलब k2 की वैल्यू क्या होगी +1 या -1, यहाँ पे मैंने क्या कर दी पुट कर दी, मुझे ये चाहिए था मैंने यहाँ पुट कर दी, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ b, तो आंसर हमारा हो गया। अब एक बात बता देती हूँ कि जो मोड होता है ना, इसको मोड बोलते हैं हम, मोड, ठीक है, ये जो मोड में जो वैल्यूज होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यूज आएंगी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे ना तो ये आपको इन रिटर्न में पॉजिटिव देगा। अब आपको एक चीज बता देती हूँ, जो ए के का मोड होता है ना या ए बी का मोड होता है, अब के मत लगाओ, मैं आपको थ्योरम बताती हूँ, एक थ्योरम होती है हमारे पास कि अगर ए बी का मोड होता है ना, ये +2 में आती थी हमें थ्योरम, ए का मोड और बी का मोड ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ बी का मोड इज इक्वल्स टू ए का मोड और के का मोड लिख सकती हूँ मैं। अब एक बात और देखो, अब इन्होंने स्पेशल ये बात क्यों लिखी, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर b 0 नहीं होगा, अगर b 0 नहीं है, अभी ये 0 नहीं है मतलब इसकी कुछ ना कुछ इस साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी दैट मीन्स जो ये
दैट मीन्स जो ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। क्यों? अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी ना तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, फिर इधर इधर वाला मैच नहीं करेगा, ये इक्वल का मतलब ही नहीं रहेगा। ये इक्वल का मतलब क्या है कि अगर इधर जीरो नहीं है तो इधर भी जीरो नहीं आएगी किसी भी वे में, तो इसका मतलब के की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो होगी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो के का मोड है उस सॉरी नॉट के का मोड, जो के है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? जीरो नहीं होगी। के इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर वो जीरो नहीं होगा इसका मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। क्या मैं बोल सकती हूँ के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी? मोड ऑफ के की सॉरी, क्योंकि मैंने अब भी बताया अगर मैं अब ये बात बताओ तो मैंने बोला कि जीरो तो नहीं होगी, तो नेगेटिव भी तो हो सकती है, नेगेटिव भी तो हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? मोड। तो मोड का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर इसके अंदर नेगेटिव भी होगा वो पॉजिटिव निकलेगा, तो मतलब इस मोड ऑफ के की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन रहेगी। अगर इस पूरे के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगी तो मतलब ए ऑफ ए का मोड और के का मोड, इसकी पूरे की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगी। के की वैल्यू ग्रेटर देन है तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा? वन आएगा। अब ये हमारा किसकी इक्वल था? बी के, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं वन लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ध्यान से देखो हमारी स्टेटमेंट बन रही है कि जो बी होगा वो बड़ा होगा किससे? ए से। बी बड़ा होगा ए से, तो क्या मैं लिख दूं? बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ के। इसको उल्टा भी लिख दो तो भी बन जाएगा हमारे पास कि ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा ऑफ बी के। ठीक है, कैसे आया हमारे पास? बहुत इजी था। डेफिनेशन लगाई, मोड लिया, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, बी जीरो नहीं है तो इसका मतलब कोई के भी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब के का मोड हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अगर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगा, तो ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगा और ये इक्वल है बी के, तो इनडायरेक्टली में बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास? ए के। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पे आए हम। 11th थ्योरम क्या कह रही है? कहते कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड ए डिवाइड करता है सी को, दैट इम्प्लाइज जो ए है वो डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को, वेयर जो एक्स एंड वाई होंगे वो कोई भी इंटीजर होंगे। ठीक है, बहुत इजी बहुत इजी। अब ध्यान से देखो हम कैसे कर सकते हैं इनको। हमें एक्स और वाई चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई। कैसे ला सकते हैं हम क्या करते हैं पहले इसको सोल्व करते हैं। ए डिवाइड्स बी, तो बी इज इक्वल्स टू ए ऑफ के वन। ए डिवाइड सी इज इक्वल्स टू ए ऑफ के टू। बन गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? एक्स एंड वाई। हमें क्या चाहिए? एक्स एंड वाई। तो अब ध्यान से देखो, बी के साथ मुझे एक्स चाहिए, सी के साथ मुझे वाई चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको वाई से। बी एक्स इज इक्वल्स टू ए ऑफ के वन एक्स। एक्स और के ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको वाई से कर दूं, सी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए ऑफ के टू ऑफ वाई। होगी थ्योरम, बन गई। देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वाई से। मैं आंसर देख रही हूँ, मैं मेरे को क्या बना रहा है, दोनों को क्या करना? प्लस। दोनों को प्लस कर देती हूँ मैं। बी एक्स प्लस सी वाई कर दिया प्लस मैंने, तो ये भी प्लस होंगे मेरे पास। ए के वन एक्स प्लस ए के टू वाई सॉरी। अब ध्यान से देखो, ए कॉमन है, ए कॉमन निकाला तो के वन एक्स प्लस के टू वाई। अब ये सारा क्या है? कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मान लो, कोई के मान लो, तो बी एक्स प्लस सी वाई। अब मेरे को बोलना ना पड़े, मैं नहीं करवा रही वही यही, और मैं सीधा लिखूंगी इसको। अब मैं क्या करूंगी? लिखूंगी। अब नहीं मैं बताने वाली, क्योंकि ये अब है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको इधर इसको उधर, कंप्लीट। तो ये हमारी क्या कंप्लीट होगी? 11 की 11 थ्योरम्स कंप्लीट होगी किस पे? डिविजिबिलिटी पे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, नंबर थ्योरी इनको भी इजी लगे।